क्या आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी डेट नजदीक है, आपका पहला सीजरियन सेक्शन होने के बावजूद भी आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो? नमस्ते, आई एम डॉक्टर विनोद भारती, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, वर्किंग एट राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल सिंस लास्ट 20 years। अभी आजकल देखा जाता है कि बहुत बार पेशेंट की इच्छा भी रहती है नॉर्मल डिलीवरी करने की, लेकिन बहुत हॉस्पिटल्स में ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज घट रहा है और सी सेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल में हमेशा आपका नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज ज्यादा रहता है। चलिए आइए देखते हैं, आज हम एक केस को डिस्कस करके नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाती है, हम हाई रिस्क पेशेंट में कैसे टैकल करते हैं और पेशेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये देखते हैं। पेशेंट का कॉल आया था सुबह विद कंप्लेंट्स ऑफ पैसेज ऑफ म्यूकस प्लग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। तो हमने पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाया। जैसे पेशेंट आया, हमने हिस्ट्री लिया, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया और एनएसटी किया। तो पता चला पेशेंट इज इन फॉल्स लेबर पेन। तो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, काउंसलिंग किया एंड रीअश्योर किया ताकि पेशेंट फॉल्स लेबर पेन में है। एंड हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि ट्रू लेबर का पेन का नेचर कैसे होता है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन किया एंड रीअश्योर किया। देन पेशेंट को घर भेज दिया। अगर बीच में कुछ होता है तो या कुछ पीवी ब्लीडिंग, पीवी लीक ऐसा होता है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। तो पेशेंट का कॉल आया 2 दिन के बाद और उन्होंने बताया कि उनका पेन बढ़ गया है और पेन बार बार आ रहा है। तो हमने पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाया और जैसे ही पेशेंट आया हमने पेशेंट का पीवी असेसमेंट किया और एनएसटी किया और पता चला कि पेशेंट ट्रू लेबर पेन में है। तो सीनियर्स को इन्फॉर्म करने के बाद हमने तुरंत पेशेंट को एडमिट किया और लेबर रूम शिफ्ट किया। जब पेशेंट लेबर रूम शिफ्ट हुई तब मैंने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ली, जनरल एग्जामिनेशन किया। सर और मैम को इन्फॉर्म करने के बाद वी डिसाइडेड दैट दिस पेशेंट इज सुटेबल फॉर वीबैक। जब पेशेंट लेबर रूम शिफ्ट हुई तब वो लेटेंट लेबर फेज में थी, सो वी वेटेड फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर। For VBAC, I did intense labor monitoring along with repeated PV examination as per the protocol. बच्चे की कंडीशन देखने के लिए मैंने एनएसटी की और जब पेशेंट एक्टिव लेबर फेज में थी तब कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग की। मदर को यूट्राइन स्कार का रप्चर का कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रखते हुए मैंने पल्स, बीपी, स्कार टेंडरनेस और कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर किए। जब पेशेंट एक्टिव लेबर में फेज में थी तब हमने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का भी ऑप्शन दिया। जब पेशेंट का मैंने रिपीट पीवी एग्जामिनेशन किया तब पता चला पेशेंट इज 6 to 7 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड शी इज प्रोग्रेसिंग गुड इन लेबर एंड आई इन्फॉर्म माय सर। हेलो, मैं डॉक्टर अपूर्वा करू, राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। अस्मिता पेशेंट के लिए हमने वीबैक का डिसीजन लिया था। वीबैक कंडक्ट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान हमने रखा जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पेशेंट सिलेक्शन। तो पेशेंट सिलेक्शन में हमने क्या देखा था कि जैसे अस्मिता का पहला सीज़र हुआ है, तो पहला सीज़र का कारण क्या था, कितना समय पहले वो सीज़र हुआ है और कहीं ऐसा कारण तो नहीं है जिसके कारण हम अभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, या तो पहला प्रेगनेंसी में काफ़ी ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, बच्चे की वार नीचे नहीं थी जिसके कारण अभी ये स्कार वीक हो सकता है, बच्चे का वज़न कितना है, ये सब चीज़ें और कई चीज़ें देख के हमने वीबैक का डिसीजन कंटिन्यू करने का सोचा। जब पेशेंट हमारे पास आए थे और लेबर वार्ड में हमने उन्हें एडमिट किया था तो शी वॉज 2 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। तो विद दैट फाइंडिंग हमने डिसाइड किया कि स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए हम जाएंगे। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेस के लिए उससे पहले हमने उन्हें कोई भी पेन इंड्यूसिंग दवा, जो जेल्स होते हैं, टैबलेट्स होती है या इंजेक्शन होता है, वो हमने उन्हें नहीं दिया था। जस्ट वेट एंड वॉच, जब तक कि हम उन्हें मॉनिटर नहीं करें कुछ समय के लिए, वो हमारा डिसीजन था। बट इन सब ट्रायल के दौरान एक पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और पेशेंट को दर्द के कारण वो हमें रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं, मुझे इस बार भी सीज़र करना है। बट उन्हें एक पॉजिटिव काउंसिल किया गया, उन्हें रीअश्योर किया गया कि नहीं, हम इस बार भी आपका इट्स ओके नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। होता है अभी जब पेशेंट फुल्ली डायलेटेड हो गए थे, फुली डायलिटेशन के बाद हमारा मॉनिटरिंग का रोल ख़त्म नहीं होता है। फुली डायलिटेशन के बाद भी बच्चा किस गति से नीचे आ रहा है, जैसे 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से नीचे आ रहा है, बच्चे का हेड का पोजीशन कैसा है, वो सब रीअश्योर करके, ताकि सेकेंड स्टेज अरेस्ट में ना जाए और प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर, मतलब वीबैक के ट्रायल में जो हम सेकेंड स्टेज में देरी से डिलीवरी होता है वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़रूरी है। और ये देखने के बाद
जब बच्चा हमें क्राउनिंग दिखा, जब बच्चा हमें मैटरनल पेरिनियम पे दिख रहा था, उस समय छोटा सा एपिजियोटोमिक कट देके सेफली डिलीवरी किया गया, जैसे हम नॉर्मली डिलीवर करते हैं। सो इस तरह से हमारे अस्मिता पेशेंट ने एक हेल्दी फीमेल बेबी को जन्म दिया जिसका वजन 2.9 kgs था, एंड शी completed her family and we are happy for her. आई एम डॉक्टर कुमारिका हजारिका, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल। सो हमको ऑब्स्टेट्रिक साइड से जैसे पता चला कि डिलीवरी मतलब होने वाला है, सो एज अ रूटीन प्रोसीजर हम लोग ने सारा मदर का डिटेल्स लिया। जैसे पता चला दैट दिस हैड अ प्रीवियस मदर हैड अ प्रीवियस LSCS 3 years बैक। सो हमने सब अपना, मैं और मेरे टीम के साथ वी आर इन द डिलीवरी रूम टू टेक केयर ऑफ द बेबी, एंड बेबी वॉज डिलीवर्ड बाय नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सो हमने बेबी को इमीडिएटली फॉर आर रूटीन प्रोसीजर्स जो हम लोग सारे नॉर्मल न्यूबॉर्न्स को करते हैं, वो उसके लिए हमने बेबी को ले लिया। एंड बेबी का जो रूटीन हम लोग ने ड्राइंग, स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं, बेबी को ऐसा कुछ रिससिटेटिव मेजर्स नहीं लगे, तो बेबी को हमने रूटीन ड्राइंग वो सब किया, विटामिन के इंजेक्शंस दिया, एंड बेबी वॉज ऑल गुड। बेबी का कलर, बेबी का हार्ट रेट, ब्रीदिंग सब ठीक था। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर 5 minutes हमने बेबी को तुरंत फिर मदर के साइड शिफ्ट किया, लाइक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एंड बेबी हैड नो अदर कॉम्प्लिकेशंस even like after the delivery, and baby was even discharged within like first 3 days of delivery. Hi, I am अस्मिता। मेरा 3 साल पहले C-section डिलीवरी हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग पुणे जब आए तो वी वर सर्चिंग फॉर गुड हॉस्पिटल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। गूगल करने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर विनोद भारती की बहुत अच्छी रेटिंग है और उनका वीबैक के लिए भी अच्छा रिव्यूज़ है। देन वी केम टू राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल। वहाँ पे हमने पूरे 9 months कंसल्टेशन लिया डॉक्टर विनोद भारती से। वहाँ पे हमें डॉक्टर सुष्मिता मैम, डॉक्टर स्नेहिता मैम और डॉक्टर एकता मैम ने काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन दिया, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन डाइट पे फोकस करने के लिए कहा, जिससे मेरे बेबी का एकदम अच्छी तरह से हेल्दी वेट गेन हुआ था। एक 39 वीक्स में जब मुझे पेन होने लगा तो हमें सुष्मिता मैम ने इमरजेंसी बेसिस पे बुलाया था, तो वहाँ पे पता चला कि मुझे फॉल्स लेबर पेन शुरू हुए हैं, तो उन्होंने हमें घर पे जाने के लिए कहा और वेटिंग करने के लिए कहा। नेक्स्ट डे मुझे सेम पेन, लेकिन बहुत ज़्यादा तरह से होने लगे, तो हमने फिर से इमरजेंसी कांटेक्ट किया था सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग पे। तब डॉक्टर स्नेहिता मैम ने फिर हमें एडमिशन करवाया था तभी, और मेरा काफ़ी अच्छी तरह से डायलेशन होने लगा था, तो उन्होंने हमें एडमिशन करवा के कंटिन्यूशन के लिए लेके गए। ऑन द डिलीवरी प्रोसेस में मुझे कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी अनबेरेबल फील हो रहे थे, तब मुझे डॉक्टर अपूर्वा मैम ने काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। मेरा एक्चुअली उन्होंने जितना टाइम ड्यूरेशन दिया था मुझे डिलीवरी प्रोसेस के लिए, उतने टाइम में उन्होंने मुझे डिलीवर बेबी करवाया था। काफ़ी अच्छा जर्नी था पूरा थ्रू आउट द 9 months और डिलीवरी का भी। उसके बाद डॉक्टर अमल सर ने और डॉक्टर कुमारिका मैम ने मेरे बेबी की बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की थी, और उसकी पहले तो उन्होंने फोकस किया था मदर और बेबी फीडिंग पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला फीडिंग के सिवाय, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेरे लिए। आई विल रिकमेंड राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल फॉर वीबैक एज वेल एज नॉर्मल डिलीवरी। तो अभी आपने देखा कैसा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होने के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। हाँ, राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल में ये पॉसिबल है। पहला सीजर होने के बावजूद भी सुरक्षित तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए और आपका नाम रजिस्टर कराइए।